हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री और हम हैं आपके प्यारे अमन सर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए खास करके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ही के डाउट्स पर, ठीक है, आप ही के द्वारा इंक्वायरीज जो होती है उस पर आधारित आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल एक ही है जो आप लोग बार बार पूछते हैं, सर हम तैयारी कर रहे हैं, सर हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सर हम बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, स्टडी को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले का रिजल्ट अच्छा रहता है, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है सर। तो पहले तो बात है बाबू कि रिजल्ट क्या है, जस्ट नंबर है ना, एक डिजिट होता है जो किसी के लिए ज्यादा आता है, किसी का कम आता है, तो उससे अपने आप को कभी मत आकिए, पहली बात। लेकिन फिर भी घर वाले तो खोजते हैं नंबर, ठीक है। तो आपसे एक ही सवाल कहेंगे कि आप सभी जानते होंगे हमारे जो भारत देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, आप जानते ही होंगे। तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जो है दोनों मान ली दोनों भाई ही है। तो बताइए, उनके पिताजी ने उनके दोनों के बीच में संपत्ति का बंटवारा तो बिल्कुल सेम किया, लेकिन आज आप गूगल पर सर्च करिएगा तो दोनों में से क्या दोनों की बराबर संपत्ति रही? नहीं रही है। कारण क्या है? तो कारण है उसका यूटिलाइजेशन। आपके पास जो आपकी संपत्ति है जिसको सारे स्टूडेंट या सारे लोगों के लिए पर डे सेम मात्रा में जो दिया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, वो है समय। सबके लिए 24 घंटा पर डे का होता है। सवाल ये है कि आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। सवाल यह है कि आज जिस तरीके से आप स्टडी कर रहे हैं, जिस फॉर्मेट में स्टडी कर रहे हैं एग्जाम होने वाले एग्जाम के लिए, क्या आज से 1 महीना बाद पढ़ोगे तो क्या आपकी स्टडी वही होनी चाहिए जो आज वाली है? जी नहीं, बिल्कुल गलत। आपने जब अपना सिलेबस शुरू किया था मार्च में, तो आपकी पढ़ाई का जो भी रूटीन हुआ करता था, क्या वही अप्लाई करोगे एग्जाम से 2 महीना पहले? तो बिल्कुल गलत है। आपकी हर 10-15 दिन के बाद जब एग्जाम ज्यों-ज्यों करीब आती जाएगा, आपकी स्टडी जो है, आपकी स्टडी करने का तरीका, आपके रिवीजन का तरीका बिल्कुल बदलता जाएगा। अगर आप सेम रखते हो, सेम वे में स्टडी करते हो, तो फिर डिफिकल्ट है बाबू। तो यही चीज है, टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, कौन कौन से टॉपिक को अच्छे ढंग से सही एकदम जो है ना टाइम दे के पढ़ा जाए, ये सब समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पढ़ते तो सब है, मेहनत तो सब करते हैं, ठीक है ना। वीडियो को स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे, हाँ ठीक है सर इतना तो हम भाषण जानते ही हैं, हम लोग को पढ़ना है बस। केवल पढ़ने या पढ़ते रहने से ही आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। सही टाइम पर सही चीज पढ़ोगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिस पर कम टाइम दोगे, कुछ पर ज्यादा टाइम देना है, ये आप लोग आज के वीडियो में समझोगे। ठीक है, तो आपका आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही देना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो यहाँ पर हम ऐसी वीडियोस तो बहुत ही कम लाते हैं, आप ही कहने पे लाते हैं। जनरली हम तो आपके पढ़ाने से, आपको पढ़ाने से मतलब रखते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पर यह है कि सवाल ये, हम यहाँ जो आज के वीडियो में जो मेरा मेन पर्पस है वो सुन लीजिए क्या है। मेरा मेन पर्पस ये नहीं कि आज से पढ़ाई कैसे करें, है ना। मेरा मेन पर्पस उसमें ये लगा हुआ है, साथ में मिला हुआ है कि अगर एग्जाम के 1 महीने पहले आपको जरूरत पड़े कि अब आप सोचो कि चलो भाई अब हम 1 महीना बचा हुआ एग्जाम का, तो अब हम स्टडी करेंगे। देखिए, आप फ्यूचर का नहीं सोचते हैं, इसलिए आप गड़बड़ाते हैं अंतिम में, ठीक है ना। सब हम लगभग 7-8 साल से ये देखते आ रहे हैं कि हर साल ये स्टूडेंट होता ही है, शुरू से पढ़ते आता है, बीच में गड़बड़ हो जाता है, लास्ट टाइम में जो है ना दिमाग काम ही नहीं करता है। तो वो क्या है, वहां प्रॉब्लम क्या है, वहां तक आप लोग जाते ही नहीं है। बस आज में डूबे हो तुम लोग कि हाँ आज मेरा अच्छा जा रहा है तो कल भी अच्छा ही रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जरा सोचिए कि आप एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ है या एग्जाम का 20 दिन बचा हुआ है, तो आप उस समय कैसे तैयारी करोगे, क्या सोचोगे? जब उस समय आप लोग सोचो कि चलो भाई आज से हम रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, तो रिवीजन के लिए आपके पास मटेरियल क्या है? क्या है मटेरियल? क्या आपके पास जो इतने बड़े बड़े मोटे मोटे नोट्स हैं, इतने बड़े बड़े बुक्स हैं, क्या उस 20 दिन के एग्जाम के शेड्यूल में जो है आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास में है, क्या उसके उतने बड़े बड़े नोट्स आप लोग उस 20 दिन में कवर कर पाओगे? तो कभी सोचे ये बात कि हमारे पास जो है जब 20 दिन या 25 दिन एग्जाम का बचा हुआ होगा तो उस समय हम तैयारी कैसे करेंगे? नहीं सोचे हो, ठीक है।
तो उस समय के लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना है एक ऐसा अपना खुद का नोट्स, एक ऐसा सिंपल बट बहुत ही कह सकें कि कारगर नोट्स, ब्रह्मास्त्र लाइक, है ना, कि अगर ऐसा आपको अभी ही बना के रखना होगा, खुद से बनाओगे तो इस टाइम में भी आपका रिवीजन होगा और यही ब्रह्मास्त्र आपका काम देगा आगे भी। जिस समय कि आप लोग ऐसे उल्टाओ, एक आपका ही लिखा हुआ, आपके हाथों से लिखा हुआ एक समराइज स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, एक पूरा लैंग्वेज का पूरा भरमार नहीं है, एकदम सिंपल शॉर्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आप लोग फॉर्मेट देखो जरा सा, चैप्टर खत्म हो जाए, यूं ही 10 मिनट में चैप्टर खत्म करोगे, ऐसा सिचुएशन तैयार कर लो ताकि उस समय आपको वही काम देगा। उस समय फुल नोट्स का स्टडी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ना ही उसकी वो करने से आपका कोई बेनिफिट भी होगा, ठीक है। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि आज से हम तैयारी कर रहे हैं चैप्टर 1 पढ़ लिए याद कर लिए, चैप्टर 2 या पढ़ लिए याद कर लिए, तो बाबू ह्यूमन ब्रेन है, वो पीछे वाला भूलता भी जाता है, ठीक है ना। मालूम पड़ा कि आप चैप्टर नंबर 10 पर पढ़ रहे हो, 1 गायब हो गया इधर से, तो अंतिम में जाकर के भी आपको अंतिम के 20-25 दिन में भी चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करना होगा। तो इसलिए आप लोग जो है समझो, और कैसे नोट्स तैयार करना है वो हम आपको बताएंगे अभी यहां पर, ठीक है। इसमें आपकी भी अपनी अपनी लॉजिक भी काम देगी, हम एक जनरल वे बतलाते हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपके अब सिलेबस में जो है, फिजिकल में अगर बात करेंगे तो फिजिकल में ही आपका जो 3 चैप्टर है, कौन कौन, तो सॉल्यूशंस, है ना, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, यही 3 चैप्टर ऐसा है आपके केमिस्ट्री में जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें थ्योरी भी है, कुछ डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन तो आपको केमिकल काइनेटिक्स में एक आध गो मिल जाएगा, डेरिवेशन भी है, और साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल्स भी भरे हुए हैं। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल्स पूरी केमिस्ट्री में आपकी क्लास 12th में नहीं मिलती है, न्यूमेरिकल्स तो नहीं ही मिलता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा, रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है, एक आध कहीं कहीं न्यूमेरिकल, कहीं कहीं फॉर्मूला, लेकिन ये 3 चैप्टर जो है उसमें थ्योरी और फॉर्मूला भरा हुआ है। तो इस 3 चैप्टर अगर हम कहेंगे ना, तो और सारे चैप्टर से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हट करके आपको हम ये भी बताएंगे कि ऑर्गेनिक को कैसे 1 टाइम प्रिपेयर करना है, चैप्टर वाइज नहीं, 1 टाइम। यहां आपको हम चैप्टर वाइज प्रिपरेशन के लिए नहीं बोलेंगे, सर बोलेंगे रिएक्शन पूरा का पूरा एकदम चैप्टर 1 का पूरा एकदम याद करो, 2 याद करो, 3 याद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक का तो और सिंपल शॉर्ट मेथड बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और शायद ऐसा कोई बताएगा भी नहीं आपको, ठीक है। क्योंकि हम अभी आपके लिए मार्क्स की बात कर रहे हैं, मार्क्स देखो, याद रखना, अभी आपके कैसे मैक्सिमम मार्क्स आपको मिले उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए अभी आपको ये नहीं बता रहे कि आपको यहां से ये करके जेई पास कर जाना, तो भाई ये सब चीज होने वाला नहीं, तो वीडियो छोड़ दो। अगर जेई के लिए तुम आए हो तो ये वीडियो तुम यहां से स्किप कर सकते हो, हम बोर्ड्स के लिए बात कर रहे हैं कैसे तुमको मैक्सिमम मार्क्स आएगा यहां से, चलो ठीक है। तो सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, सबसे पहले करना क्या है, इसमें आपको जैसे कि हम एक सिंपल शॉर्ट बतलाते हैं। सॉल्यूशंस टॉपिक में बेसिकली अगर हम बांटेंगे इसको तो 3 टॉपिक आता है, एक आता है तुम्हारा सॉल्युबिलिटी, दूसरा आता है कंसंट्रेशन टर्म्स, तीसरा आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्युबिलिटी में आपको हेनरीज लॉ आता है, तो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला तो है अपना स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो सॉल्यूशंस, जैसे कि आपने एक नोट्स पे हेडलाइन दिया सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया, सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्युबिलिटी में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेनरीज लॉ, ठीक है ना, हेनरीज लॉ और उसका एप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन टर्म में मास परसेंट, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मूला यहां पर लिख लिए, ठीक है ना। और अभी आपके पास समय है न्यूमेरिकल्स करने के लिए भी। न्यूमेरिकल्स कहां से करना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम आपको बता रहे हैं फिर से, अगर आप एक और नोट्स बनाते हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का और सारे चैप्टर के, हम तो न्यूमेरिकल के बारे में बता ही रहे हैं कि केवल इन चैप्टर्स में ही न्यूमेरिकल्स है। तो अगर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स तुम केवल कर लेते हो, छापना नहीं है, समझ के अगर कर लेते हो, तो पता है न्यूमेरिकल्स पढ़ने से थ्योरी का ज्ञान आ जाता है, इतना तो बात सही है भाई।
न्यूमेरिकल्स पढ़ लिया, थ्योरी अपने आप कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स अगर एनसीईआरटी कर लोगे तो ऐसा लगेगा कि चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ लिए हैं। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स केवल मैथमेटिकल टर्म्स के नजरिए से मत बनाओ, ये समझो कि न्यूमेरिकल्स बना रहे हो तुम्हारा थ्योरी बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। जो बच्चा थ्योरी रट के याद किया उससे कहीं ज्यादा तुमको न्यूमेरिकल्स बनाने से थ्योरी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। उसी प्रकार से यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही है, तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या फॉर्मूला है उसका, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें राउल्ट लॉ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, वहां पर इनका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तुम उसका तैयार कर लो। यानी कि तुम जो लॉज है, बेसिक लॉज, डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, ठीक है ना, ये तैयार कर लो। ये तुम्हारा नोट्स तैयार हो गया ये सॉल्यूशंस का। और न्यूमेरिकल्स कहां से कर लो, एनसीईआरटी से कर लो, ठीक है। ग्राफ अगर है तो ग्राफ पर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अपना एक नोट्स बना लेना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले जैसे कि आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ गया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उस पर जो रिएक्शन होता है, एक एग्जांपल ले लेंगे, जिंक कॉपर का एक सेल ले लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसका पूरा रिएक्शन लिखना सीख गए, ठीक है ना। तो आपको हम बता दें, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि आपका जो बैटरीज टॉपिक है उससे सवाल बहुत ही कम रहता है। बैटरीज टॉपिक को स्किप कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन टॉपिक क्या रहा आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रहा, है ना। तो ये 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें आप लोग को इन दोनों फैराडेज लॉ पर जो दोनों लॉ है, उस लॉ पर जो फॉर्मूला है उसका आपको नोट्स तैयार कर लेना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर आपका नोट्स तैयार कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यूज वगैरह को याद रखना जरूरी नहीं है, वो तो वैल्यूज आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, ठीक है। उसके भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स कर लेने हो जाएगा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है आपको, तो केमिकल काइनेटिक्स में डेरिवेशन भी आ जाता है। फर्स्ट लॉ में आप लोग फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है उसमें आप लोग रेट कांस्टेंट के लिए डेरिवेशन देखते होंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन दिखता होता होगा। तो वो डेरिवेशन आप लोग जो है उस पर प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस हो जाएगा। और आपको फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इनका ग्राफ भी अच्छे से समझ लेना है कि इनका ग्राफ कैसा होता है, कैसे हम पता करें ग्राफ से कि कौन सा हमारा जो है रिएक्शन किस ऑर्डर का है, ठीक है ना। तो ग्राफ पर ज्यादा फोकस करना इस वाले टॉपिक में। तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का आप लोग को अच्छे से डेरिवेशन प्लस ग्राफ। साइड में क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका 2 ही एग्जांपल है, वो भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। हाफ लाइफ है, ठीक है ना, हाफ लाइफ का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, ये सब, ठीक है। और सब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया। कॉलिजन थ्योरी पर आपको ज्यादा कुछ सवाल रहेगा नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हमारा बेसिक टर्म है। तो ज्यादा कहां टर्म है, क्या क्या बताया आपको हम इस चैप्टर में, डेरिवेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है ना। ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसका एक नोट्स बना लेना, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स, केवल डेफिनेशन, एग्जांपल, ग्राफ, ठीक है ना। उसके बाद जाकर के स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कोई एक एग्जांपल कर लेना, अच्छे से हो गया, कहानी खत्म है, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी उसका ग्राफ, थ्रेशोल्ड एनर्जी उसका ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर ये चीज जो है आप लोग शॉर्ट नोट्स में, यानी कि 2 पेज में आपका हो जाएगा, यानी कि टोटल लगभग 10 पेज में ये तीनों आ गया आपका। अब बताओ ये हम क्या करने के लिए आपको दिए हम, कि आगे आप लोग जब आपके पास बहुत ही कम समय बचेगा तब आप लोग रिवीजन करने के लिए कुछ उल्टाओगे अपना सिलेबस, तो उस समय अगर आप बड़े से नोट्स उल्टाओगे ना तो देख करके ही इतना भारी लगेगा कि नींद ही केवल आएगा ना। समझ रहे हो बात को ना, नहीं समझ रहे हो तो समझो इस बात को, ठीक है ना। आगे वही होने वाला है, उस समय आप वही खोजोगे, सर कोई इंपॉर्टेंट चीज हमको बता दीजिए सर ना, कि जो हम पढ़ ले। तो भाई इंपॉर्टेंट सर क्यों बताएंगे, आप पहले से तैयार करके रख लो, इस चीज को रखना ही होगा, भविष्य के लिए ये सही है, ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक की बात करें बाबू, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में आपके पास 2 चैप्टर है, एक है डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो, ये पी ब्लॉक एस ब्लॉक मान लीजिए आपके सिलेबस में नहीं रहा अब, तो थोड़ा सा डी एंड एफ ब्लॉक में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, क्योंकि बात यही है कि जब भी कोई ब्लॉक की आप पढ़ाई करते हो तो पीरियोडिक टेबल का नॉलेज तो होना चाहिए, पीरियोडिसिटी जो प्रॉपर्टीज में होती है उसका पता तो होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वहीं से आपको काम देगा। तो जनरल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी आप लोगों को पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा,
पीरियोडिक टेबल क्लास 11th के चैप्टर में आप लोग अगर आयनेशन इंथैल्पी है ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, जो भी है अगर आप इनमें वेरिएशन अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल से रिवीजन कर लिए तो डीएनए ब्लॉक का जनरल प्रॉपर्टीज रिवाइज हो ही जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या आता है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। आप जानते हैं इनके कंपाउंड जो बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल जब बनता है तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जस्ट इसके अगले चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ये भी हमारा चैप्टर है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़े होंगे। यहां से आप लोग तो क्लियर होता ही होगा कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कलरफुल क्यों होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्यों आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को यहां पर यही पूछेगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं, इसका रीजन बताओ। तो भाई डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग सभी जानते हैं। तो आप लोग को जनरल प्रॉपर्टीज यहां पर लिखना है, ठीक है ना। सारे टर्म्स डी ब्लॉक, पहले डी ब्लॉक का लिखना है। डी ब्लॉक का हेडलाइन दिए, मेटालिक कैरेक्टर किधर इंक्रीज किधर डिक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट पर खास ख्याल रखना, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी करता है। और हम कहेंगे ना कि इनका चैप्टर पढ़ने के बजाय जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी कर लोगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि पूरा चैप्टर ही बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिए। हम गारंटी देते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक ऐसा चैप्टर ही है जिसका एनसीईआरटी केवल क्वेश्चन कर लोगे सारा तो पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर इसका तुमको अलग से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसके सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, ठीक है ना। और वही बाद में जब चैप्टर तुम रिवीजन करने बैठोगे तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे खुद के सॉल्व किए हुए उसको अच्छे से पूरा पढ़ लेना। चैप्टर का पूरा क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो जाएगा और वही बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। एनसीईआरटी से हूबहू पूछ देता है बोर्ड में इनऑर्गेनिक से, ठीक है ना। तो ये याद रखना। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें पढ़ने लायक क्या क्या है। सबसे पहले तुमको आईयूपीएससी नेमिंग पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आइसोमेरिज्म पर प्रैक्टिस करना है, ज्यादा नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स पर स्टडी कर लेना, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल और उसके टाइप पर स्टडी करना वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा रहा वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना। यही दो इंपॉर्टेंट है। वीवीटी में आपको वहां पर पूछ देगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछ देगा। तो ये सब क्या है, सब रटने की चीज है नहीं, ये सब प्रैक्टिस की चीज है। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको पूछ देगा, इस पर सवाल जनरली पूछ देगा कि ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आपको पता लगाना होगा वहां पर कि कौन किसमें क्या करते हैं, कौन टेट्राहेड्रल है, कौन ऑक्टाहेड्रल है, किसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, किसमें वीक फील्ड लिगेंड है। इन सब चीज को देखते हुए आप लोग को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वीवीटी का एक बार अच्छे से, अगर आप पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो बिना पढ़े इसका नोट्स मत बनाना, ठीक है ना। पढ़ने के बाद ही इसका नोट्स बनाना अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो बिना अच्छे से डीपली पढ़े आप लोग को समझ में जल्दी नहीं आएगा। आ भी गया तो भूल जाओगे, ठीक है ना। तो बढ़िया से पढ़ लेना इसको, उसके बाद इसका नोट्स बनाना, ठीक है। और एनसीईआरटी तो कवर कर ही लेना इसका, हम सबका एनसीईआरटी कवर करने बोल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं आपको ऑर्गेनिक की बात करते हैं। सबसे मजेदार टॉपिक यहां बता रहे हैं। ऑर्गेनिक में आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे वो तो आपकी मर्जी है, हम आपको बतलाते हैं अंतिम समय में क्या करना है। अंतिम समय में आप एक चीज नहीं कर पाओगे, वो है ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स, कन्वर्जन रिएक्शंस। बोलोगे सर यही तो वीवीआई है हमारा, ये कैसे होगा भाई। तो प्यारे बच्चों आपको हम बता दें कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स ऐसा है, ऐसा चीज है कि इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अगर कहेंगे ना कि क्या दुनिया का सारा कन्वर्जन्स हम सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई हम बोलेंगे हम भी सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या, आप जिन जिन टीचर से पढ़ते हो जो कि एकदम स्टार टीचर्स हैं, वो भी सारे कन्वर्जन्स क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज ही ऐसा है, ठीक है ना, जो कि जितना स्टडी करो उतना डेप्थ में जाते जाता है ये, ठीक है ना। आगे डेप्थ इसकी इतनी ज्यादा है कि इसमें गहराई में झांकने के लिए बहुत स्टडी करना पड़ता है, जिंदगी कुर्बान करनी पड़ती है इन सब चीजों पर, ऐसी होती है, ठीक है ना। तो आपको बताते हैं ये प्रैक्टिस की चीज होती है। अगर आप शुरू से प्रैक्टिस नहीं किए हो तो अंतिम में करके कोई फायदा होने वाला इस पर नहीं है, लेकिन अगर अभी से कर रहे हो, टाइम है आपके पास, तो कन्वर्जन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका होते जाएगा। कन्वर्जन केवल एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में जो है कन्वर्जन वो तो है ही। कन्वर्जन क्या है, जिस तरह से आप ट्रांसलेशन सीख करके इंग्लिश ग्रामर आप सीख करके इंग्लिश पढ़ने, इंग्लिश बोलने जाते हो, लेकिन हाँ आपको बता देते हैं यहाँ पर कि ग्रामर पढ़ना जरूरी नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है ना। तो सभी लोग जानते हो। तो जितना ज्यादा आप इंग्लिश बोलोगे
जितना पढ़ोगे उससे नहीं बात कर रहे हैं कि कितना आपने रिएक्शन याद कर लिया है बुक का। जितना ज्यादा इंग्लिश बोलोगे उतना ज्यादा आप फ्लुएंट होते जाएगा, ना कि जितना ज्यादा ग्रामर पढ़ोगे उतना फ्लुएंट होगा। उसी तरह से जितना ज्यादा रिएक्शन आप किताब में याद कर लिए उससे कोई मतलब नहीं है। जितना ज्यादा कन्वर्जन का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका फ्लुएंट होता जाएगा कन्वर्जन रिएक्शन। ठीक है ना। कोई 100 किया, कोई 200 कर लिया, कोई 500 कर लिया, तो सबका जो है कन्वर्जन करने के टाइमिंग में, सबका तरीके में डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सबकी प्रैक्टिस लेवल अलग अलग है। आपको करना क्या है अंत समय में, नेमिंग रिएक्शन पर फोकस करना है। नेमिंग रिएक्शन जितने हैं उसका एक अलग चार्ट बना लेना है। आईयूपीएससी नेम तो अच्छा, इधर क्या है कि ऑर्गेनिक में सबसे पहला तो जब जो बात होता है वो होता है आईयूपीएससी नेमिंग। ऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आईयूपीएससी तो आपको ख्याल रखना ही है, यानी कि आपको इस पर प्रैक्टिस तो करना ही है, और बचपन में जब आप लोग सीख रहे होगे ऑर्गेनिक तो पहले यही काम किए होंगे, ठीक है ना। नेमिंग रिएक्शन अलग से कर लिए। रीएजेंट्स का एक अलग से चार्ट बना लेना। रीएजेंट्स जैसे कि ग्रीनार्ड्स रीएजेंट कौन होता है, लिंडलार्ड कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को हम क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, जो रिएजेंट होता है खास करके नेमिंग ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है ना, तो जो खास करके जो रिएजेंट के नाम सब हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन यूज जनरल करते हैं हम लोग जनरली, रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या होता है, इनके नोट्स आप लोग बना लेना, ताकि कभी कभी रिएक्शन में ना आपको जरूरत पड़ सकता है इन सब चीजों का, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं आया, आपको पता ही नहीं कि आपको याद मतलब कि आ ही नहीं रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यहाँ पर था, तो उस समय में जो लिस्ट में याद होगा उसमें से कोई एक डाल दोगे, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग नेमिंग रिएक्शन पकड़ बनाओ, रिएजेंट्स का एक शॉर्ट नोट्स लिखो, रिएजेंट कौन कौन आपके चैप्टर्स में आए हुए हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या क्या यूज हुए हैं उनके नाम लिखना है आपको अच्छे ढंग से, ठीक है ना। फोकस करो एसएन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है एसई रिएक्शन, इस पर फोकस करना। ये बेंजीन में होता है, ये हमारा ओपन चेन में जो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग जो है इन रिएक्शंस पर थोड़ा सा फोकस रखना। इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन कंपाउंड SN1 की रिएक्टिविटी में ज्यादा रोल करता है, कौन SN2 की ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि नेमिंग रिएक्शन, आईयूपीएससी, रिएजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है ना। और बेसिक रिएक्शन में तुम लोग जो है ये SN रिएक्शन हो गया, SE रिएक्शन हो गया, और साथ ही साथ जो है अंतिम में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका यहां से कवर क्या तक क्या सब होगा। अच्छा एक चीज और है, डाइजोनियम जो है, डाइजो सॉल्ट जो है, डाइजोनियम सॉल्ट की बात करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। इनकी प्रॉपर्टी से क्या होगा, बेंजीन का जितना भी सारा डेरिवेशन लगभग होता है डाइजोनियम सॉल्ट से बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। अगर डाइजोनियम सॉल्ट का प्रॉपर्टी तुम पढ़ लेते हो तो बहुत चीज तुम मेजर कर लोगे। इसका अलग से टॉपिक तुम बना लेना कि डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, कैसे बनता है, और उससे क्या क्या चीजें बन सकता है। उस पर डेफिनेटली 2 या 3 कन्वर्जन रिएक्शन तुमको एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। डाइजो सॉल्ट कहां मिलेगा, तो अमाइंस चैप्टर आपको मिलेगा, ठीक है, जरूर करना, उससे रहेगा ही सवाल। बात आती है लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स। लास्ट में क्या आती है, बायोमोलिक्यूल्स की बात आती है बाबू। तो बायोमोलिक्यूल्स में, बायोमोलिक्यूल्स कर हम बात करें, बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये बायोलॉजिकल रिलेटेड चैप्टर है। इसमें कुछ नहीं, आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट और उसका क्लासिफिकेशन पहले तो ये पढ़ना है, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको करना है ये, ठीक है। उसका फोकस करना है तुमको मोनोसेकेराइड पर, मोनोसेकेराइड पर। अगर शुरुआत तुम किए हो तो इनके स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को भी स्टडी करना, लेकिन अंतिम अगर तुम तैयारी कर रहे हो, अंतिम समय मेरा क्या कहते हैं एग्जाम का आ गया है, अब टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए अधिक, तो इसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वगैरह छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थ्योरी करना क्या सब चीज आप लोग क्या कहते हैं, विटामिन्स, उनकी डिफिशियंसीज, क्या डिजीज होते हैं, ठीक है ना, कहां से मिलता है, कहां से उसकी पूर्ति होती है वो, ठीक है। प्रोटीन,
प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स, है ना, स्ट्रक्चर फिर छोड़ना कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन्स होता है, अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है उसका डेफिनेशन, ज्विटर आयन क्या होता है उसका डेफिनेशन, ठीक है, और साथ ही साथ जो है यहां पर डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, डीएनए आरएनए में डिफरेंस, ये आप लोग यहां से कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये टोटल हमारा एक बेसिक सा आपका यहां से नोट्स जो बनेगा वही नोट्स आपको आगे एग्जाम में काम देगा, ठीक है। आपके आगे की आने वाले समय में आप लोग को भी पता नहीं, आप लोग को लग रहा होगा कि अभी हमारे पास इनफ टाइम में, अभी हम किताब से स्टडी कर रहे हैं, सर जो पढ़ा रहे हैं कोचिंग में उसका नोट्स हम लोग ले लिए हैं, स्टडी कर रहे हैं। जब एग्जाम का बहुत ही कम समय बचेगा ना, तो चूंकि खास करके जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ऑफलाइन वाले तो सर को फोन करेंगे, हाँ सर थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका नोट्स दे दीजिए सर ना, लेकिन ऑनलाइन वाले किनको फोन करोगे जाकर के, सर हमको इंपॉर्टेंट नोट्स दे दीजिए ना, वहां क्या तुमको सर बता देंगे, फोन कर उठाएंगे तुम्हारा क्या, नहीं। तो उस समय के लिए तुम खुद से अभी से तैयार कर लो, खुद को तैयार कर लो, ठीक है ना। और दूसरी बात, हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास जो पीडीएफ है, एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो पीडीएफ है उसमें ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज किया हुआ है उसमें, ठीक है ना, सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है उसका, ठीक है। तो ये जो है खास करके बिहार बोर्ड वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। अगर कोई स्टूडेंट बिहार बोर्ड से हो और आपको वो हिंदी मीडियम का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सबके लिए, तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करोगे, वो आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और जो खास करके सीबीएसई वाले हैं या कोई और स्टेट बोर्ड वाले हैं जिनके सिलेबस में ये 10 चैप्टर आ रहे हैं, तो आप लोग आगे के लिए तैयार कैसे रहोगे वो हम आपको बताए, अभी से ही लग जाओ इनके प्रिपरेशन पर। एकदम कॉपी बनेगा कि लास्ट के 30 दिन का शेड्यूल क्या रहेगा, क्योंकि वही आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बाबू। आपने भर साल क्या पढ़ा वो उसी समय भर साल क्या पढ़ा आपकी उतनी सारी वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन लास्ट के 30 डेज में आपने कितना एफर्ट लगाया, है ना। देखते हो ना, जब कोई रेस में पार्टिसिपेट करता है कोई भी, तो वो शुरुआत से कितना दौड़ा ये तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन लास्ट का जब 20-25 सेकंड की दिखता है कि अब वह मंजिल हमारी आ गई है, सब लोग दौड़ रहे हैं, तो लास्ट के 20-30 सेकंड में वो जो एफर्ट लगाता है वो दिल से होता है, वही एफर्ट उसको जिताता भी है, हराता भी है। तो आपको लास्ट का 20-30 दिन का एफर्ट कैसा रखना है उसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा, और उसी के लिए वीडियो हम बनाए कि ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलता है। आपको हमेशा ये बताया था कि आज से कैसे पढ़ें, 5 मिनट कैसे पढ़ लें, 10 मिनट कैसे पढ़ लें, है ना, लेकिन आपको ये नहीं कहा जाता कि आज से जो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आगे के समय के लिए पहले से तैयार कैसे रहें ये आपको नहीं बतलाया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और चैनल पर सब्सक्राइब कर जाना, और हम लोग बाद बाकी तो मिलते ही रहते हैं वीडियोस में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपकी तैयारी के लिए, एग्जाम के लिए बाद में बोल ही देंगे।